प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं वेटिंग रूम जो है अनेबल कर देता हूँ कि कोई भी आएगा तो डायरेक्ट वो ज्वाइन हो सकता है। चलिए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और 1 मिनट बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, सेटिंग करना है, सब ठीक करना है। और आप लोग जो भी अपनी बातें हैं, अपने केसेस हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। या आप लोग का ही प्लेटफॉर्म है, आप लोग के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ जी, एक बार चेक करिए अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग। अभी हम लोग जो भी रक्त दुष्टि जन्य विकार के बारे में चर्चा किए थे, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ऐसे ही पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। हम यहाँ पे जो भी चर्चा करते हैं ना, उसका फायदा सभी को होता है। मुझे भी होता है, आप लोग को भी होता है। आप लोग में से कोई केस टेकिंग का कुछ करना चाहते हैं क्या? डॉक्टर हरिहर सर या कोई कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई पेशेंट के बारे में आप लोग बताना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज या कोई केस देखा आप लोगों ने? अगर अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं एक बार देखिए। तनिका मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? जी सर, आप, प्रणाम सर। यस। प्रणाम मैम। आप कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सब लोग। डॉक्टर तनिका मैडम, डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। डॉक्टर प्रदीप सर, आप अपना थोड़ा बताएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है सर? अभी नींद आ रही है क्या आपको सर? हाँ। नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। आप अपने बारे में अभी बताइए, पहले और अभी हाँ में जी, फर्क है? अब तो काफी ठीक है। काफी क्या, लगभग ठीक ही है अब तो। मतलब नॉर्मल नींद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना घंटा सोते हैं सर आप? मैं 10:30 सो जाता हूँ, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। तो नींद पूरी हो जाती है, गहरी नींद आ रही है? हाँ, गहरी नींद आती है। और पहले तो नींद का प्रॉब्लम था ना आपको? हाँ जी, पहले था प्रॉब्लम। तो रात को 12 बजे तक आती थी नींद और अच्छा। डिस्टर्ब रहती थी। अच्छा। तो अभी सर आपको मतलब नींद से उठने के बाद फ्रेश भी लगता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा। नो प्रॉब्लम। और सर आप नस से कितना मात्रा में ले रहे हैं अभी? अभी तो मैंने बंद कर दिया है फिलहाल, नस से। लेकिन मैंने 3 ml तक लिया था, 3 ml सुबह और शाम। हाँ, तो मतलब उससे आपको स्नेहन होने से ठीक लग रहा है अभी? हाँ जी। तो आप ओवरऑल 100% अभी ठीक महसूस कर रहे हैं? जी, मैं 100% ठीक हूँ। जी सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। भगवान का आशीर्वाद है कि अच्छा रिजल्ट आया आप में। जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जी। ठीक है। और आप लोगों में से कोई और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर मंजुनाथ जी, डॉक्टर हरिहर सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, शशि मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? कुछ बोलना चाहती है? नहीं तो मैं बताऊंगा, वो सुनना पड़ेगा। सर आप बताओ। गुड इवनिंग सर, आप बताओ प्लीज। चलिए हम ओस्टियोपोरोसिस पे बात करेंगे, जहाँ अस्थि क्षय जन्य संप्राप्ति होती है। ओस्टियोपोरोसिस जो रहता है, वहां पे प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स। बोन्स का डेंसिटी कम होने लगता है, बोन्स कमजोर होने लगते हैं, फ्रैक्चर जल्दी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है? जब कोई चोट लग गई, या फिर नया बोन जो है वह अभी नहीं बन पा रहा है, और ओल्ड बोन जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, रीअब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है। और कैल्शियम और फॉस्फेट, ये दो मिनरल्स रहते हैं, मॉडर्न साइंस ऐसा बताता है, जो बोन फॉर्मेशन करता है। तो जो आजकल के जो लोग हैं ना, वो यंग लोग या बच्चे लोग, ये ऐसी चीजें नहीं खाते हैं जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट रहे। पहले के जमाने में दूध और घी दही ये हमेशा खिलाया जाता था। वैदिक काल में भी खिलाया जाता था, गाय गौ का पालन किया जाता था। देसी गाय जो रहती थी उसमें, उसके दूध में कैल्शियम और प्रोटीन और फॉस्फेट बहुत पाया जाता था। तो इस सब की भी प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल क्या है, हाइब्रिड गाय है, इंजेक्शन देके ऑक्सीटोसिन देके दूध बनाया जाता है, और वो भी दूध में पानी मिलाया जाता है। तो और अच्छा, और दूध भी है कि वो केमिकल है, ये भी बहुत वाली बात है। और पहले के जमाने में लोग जो शाकाहारी खाना खाते थे, वो ज्यादा शुद्ध होता था। आजकल का सब बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो वो क्वालिटी नहीं है, सत्व नहीं रह गया है। दूसरा बात है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल माताओं को ज्यादा होता है।
4 गुना ज्यादा पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों को यह ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि इस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी कम हो जा रहा है, रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो पोस्ट मेनोपॉजल टाइम पे ये ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का तकलीफ होता है। दूसरा क्या है कि कुछ सेकेंडरी कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जैसे अल्कोहलिज्म। जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। देखो कि आयुर्वेद के हिसाब से ज्यादा मद्य पीना जो है वो पित्त का प्रकोप करता है, स्त्रोतोदुष्टि करता है, और अस्थि धातु को वहां तक दुष्टि लेके जाता है। डायरेक्ट ये रक्त में दुष्टि होती है, लेकिन उसकी वजह से नरिशमेंट नहीं मिलता और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। या जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्रॉनिक लीवर या किडनी डिजीज है, उसमें कैल्शियम की फॉस्फेट की कमी होती है। या सीलियक डिजीज, आंत्र की बीमारियां हैं, उसमें हो सकता है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी की वजह से। रोमेटाइड अर्थराइटिस, आम बात की वजजह से। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर की वजह से। सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से। या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज है जहाँ कैल्शियम बन ही नहीं रहा है, उसके विटामिन डी डेफिशिएंसी से। इन सब के वजह से, या पैराथायराइड हार्मोन के वजह से यह कैल्शियम की कमी होती है और फॉस्फेट की कमी होती है। और भी बहुत सारी दवाइयां रहती हैं जो बोन लॉस करता है, जैसे कि कुछ एलोपैथी की दवाइयां, जैसे हिपैरिन अगर ज्यादा चल रहा है, प्रोग्रेस्टिन चल रहा है जिसमें इस्ट्रोजिन नहीं है, तो या फिर जो फिट्स की दवाइयां हैं, सीजर मेडिकेशन, वो बोन मैरो का सप्रेशन करती है। एंटी कन्वर्जेंट जितनी दवाइयां हैं बोन मैरो को सप्रेस करती है। या हाई डोज में लूप डाइयूरेटिक्स दिया जा रहा है, उसके वजह से कैल्शियम की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। उसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन कुशिंग सिंड्रोम में, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है या बाहर से स्टेरॉइड खाया जा रहा है। या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, या पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म से बेड रिडन है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है तो बोन डेंसिटी कम होती है, तो फ्रैक्चर होने का, कोलैप्स होने का चांस ज्यादा रहता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, हड्डियों का दर्द होता है बहुत ज्यादा। लॉन्ग बोन जो रहते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं हाथ और पैर के, तो फ्रैक्चर हाथ और पैर में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें अस्थि तत्व जो है, पार्थिवता, वो कम हो रही है। उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड कॉलम है, उसमें भी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। फिर वर्टिब्रल क्रश फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर्स होते हैं, स्पाइनल वर्टिब्रा टूट जाते हैं। या उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, हड्डियां जो कमर की हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और अगर वीकेंड वर्टिब्रा है तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, क्रॉनिक पेन होने लगता है, और बुढ़ापे में तो ये ज्यादातर दिखता ही है। लेकिन जो लोग पंचकर्मा कराते हैं, मतलब स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, उनमें स्नेहन होता है, वात जो होता है वो बैलेंस रहता है, मुस्तादी, आपन बस्ती वगैरह, तो उनकी हड्डियां मजबूत रहती है, क्योंकि हम उनको अस्थि तत्व या पंच तिक्त तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, या पंच तिक्त घृत गुगुल देते हैं। लॉन्ग, क्योंकि तिक्त रस जो है ये अस्थि को बढ़ाता है, वात का प्रकोप ना हो। पंचतिक्त घृत, घृत के साथ बनाया हुआ गुगुल है, तो ये वायु का प्रकोप ना करते हुए भी हड्डियों को अच्छा करता है। उसी तरह से मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में भी हमको जैसे एलोपैथी के डॉक्टर्स जो है, महान डॉक्टर हैं, वो लोग कैल्शियम का सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम की गोलियां देते हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक लोग को, सभी लोगों को, जो लोग 60 क्रॉस कर रहे हैं या 40 के आगे जा रहे हैं, सभी को बस्ती चिकित्सा बोलना चाहिए। और आप लोग अगर चाहते हैं बस्ती का सीरीज करना, तो हम बस्ती वाला भी सीरीज करेंगे, बस्ती के टाइप्स, बस्ती कैसे बनाना है, ये हम सब डॉक्टर, जो मुझे वहां पे नहीं हो पाए वो यहाँ पे करूंगा। तो ये है, तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसके लिए कैसे जांच करें। तो अगर हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बोन्स में पेन हो रहा है, फ्रैक्चर बार बार हो रहा है, तो एक्सरे कराएं। एक डेक्सा स्कैन होता है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्बिटोमेट्री, उससे हमें स्कोर पता चलता है। नॉर्मल बोन है, टी स्कोर ग्रेटर देन 1। ऑस्टोपेनिया है, हड्डियों में दर्द है, तो -1 से -2.5। ऑस्टियोपोरोसिस है, टी स्कोर लेस देन -2.5। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, बहुत ज्यादा है, तो -2.5 से 1+। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होता है, टी स्कोर बहुत ज्यादा माइनस में जाता है। तो इस तरह से फिर हम चिकित्सा में हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या दे सकते हैं, तो सुधाकल्प अपने जितने हैं, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, हड़जोड़, अस्थि संहारक, घृत सिद्ध करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग
आप लोग बताइए, गैरिक भस्म देते हैं, मुक्ता शुक्ति देते हैं, शंख भस्म देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा। तिक्तक क्षीर बस्ते देते हैं, क्षीर बला तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, बला अश्वगंधादी तेल, लाक्षादी तेल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये सब में कैल्शियम होता है। तो अगर हम ये कंटिन्यू साल भर भी दे, 2 साल कंटिन्यू देते रहे, तो ये रसायन, या फिर हम लोग ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश ले, इसमें नेचुरल कैल्शियम वगैरह रहता है, विटामिन सी रहता है, विटामिन डी का कमी को भी पूरा कर देता है, ठीक कर देता है। तो इनको हमें देना चाहिए। और दीपन पाचन अनुलोमन तो हमेशा रखना चाहिए। वायु का काल है, उसके पहले हम लोग स्नेहन वगैरह देते रहे, खाने में घी रखे, बस्ती देते रहे, तो पेशेंट का वात का प्रकोप नहीं होगा, और पार्थिवता जो है वो कम नहीं होगी। ऐसा साइंस है। चलिए, डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। आदरणीय हरिहर सर, आप कुछ पेशेंट देख रहे हैं। प्रीति मैम, आप अपने वो पेशेंट का कहानी बताइए कि कैसा उनका हो रहा है। अच्छा, हरिहर सर बोलेंगे। बोलिए बोलिए हरिहर ठीक सर। है। अभी तो कुछ नहीं है। आपके पेशेंट, आप कहाँ पर है सर? आज तो मैं आ गया हूँ अपने घर पे। तो पेशेंट जैसे आएंगे, आप केस टेकिंग को लाया करिए। जी सर, आज कल से शुरू कर दूंगा, कल से। जी सर। सभी का हाल, कुछ का भी एक हफ्ते से पूछना नहीं है, और बीच में आपका ये भी बंद था ना सर, हाँ, तो इसलिए कुछ नहीं था बात। तो पेशेंट लोग मतलब ठीक ही है ना आपके? हाँ, सभी ठीक है सर। अच्छा। जब जिनकी जो राय आएगी मैं आपको सुना दूंगा, वो बता आपकी दूंगा। भूमि मैडम कैसी हैं अभी? उनका वेट लॉस हुआ? हाँ, वो तो अभी उनने पाइल्स का ऑपरेशन कराया, बाद में कोई दवाई नहीं लेते हैं, वो लेकिन ठीक वो, है? हाँ। हाँ, वो थी ना एक थायराइड वाले, हाँ, उनको सर और सब कुछ ठीक है, लेकिन वेट कम नहीं होता। तो वजन कम करने के लिए डाइट फॉलो कराइए और अच्छा से दवाई। आप उनका एक बार केस बताइए, हम बताएंगे। जी सर, क्योंकि वो कल। थायराइड के लिए, वो आपकी तो वो थायराइड वटी चल रही है साथ में, तो चंद्र प्रभा प्रभा और उनको गोक्षुरादि गूगल दिया, चंद्र प्रभा दिया, और एक लोह वाली चीज दी थी, और मेदोहर गूगल और नवायस गूगल आते हैं ना सर, जी। हाँ वो सब उनको दिया हुआ है। जी। तो मतलब वो आप, सब आगे का सर। हाँ, आप थोड़ा केस को अच्छे से थोड़ा बताएंगे तो सर अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, ठीक है। क्योंकि उनको 10 साल से पेन था सर, सब बॉडी पेन। हाँ। वो तो सिर्फ वमन करने के बाद ही थोड़ा थोड़ा करके ये सब दवाई चालू करी, और थायराइड के लिए थायराइड वती, और हाँ। ये पुनर्नवा गूगल चंद्र प्रभा ये सब चालू किया था, तो हाँ। वो भी सब कुछ ठीक है। थायराइड वती मेरे ख्याल से 1 महीना से ज्यादा हो गया है उनको, 3 महीना चलाऊंगा, फिर बाद में देखूंगा कि कितना फायदा है। अच्छा, आप चेक करके बताइएगा। और सर, वो हाँ, फिट्स वाले पेशेंट जो दवाई लिए थे, उनका कैसा हाल चाल है? फिट वाला अभी, मैं सर 5-7 दिन से किसी को कंसल्ट में ही नहीं था, इसलिए अभी मैं पूछ पूछ के बताऊंगा सर। वो अच्छा। फिट वाला है, फिर वो स्टोन वाला था ने, हाँ। और एक वो किडनी पेशेंट थे, हाँ। फिब्रोसिस वाले, हाँ। और क्रिएटिन ज्यादा आ रहा था, वो भी एक 2-4 दिन में सब मिल जाएंगे अभी। अच्छा। क्योंकि बीच में अपना सेशन बंद था, इसलिए किसी का कंसल्ट नहीं हो सका। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप बताइएगा। ठीक है। और डॉक्टर प्रीति मैम, आप अपना पेशेंट का केस डिस्कस करना चाहेंगी? थोड़ा बताना चाहेंगी उनको मेंसेस कैसा आया, क्या आया? प्रीति जुकारिया मैम। सर प्रणाम सर। हाँ हाँ सर, जी, प्रणाम बताइए। सर। हाँ, बताइए, पहले हाँ उनको सर, क्या वो तकलीफ था, पेशेंट, अभी क्या है, सब थोड़ा बताइए, नए लोग भी सुन रहे हैं। हाँ सर, उसको स्टार्टिंग में जब से मतलब पीरियड स्टार्ट हुए थे, तब से इरेगुलर पीरियड्स आते थे। जी। मतलब जैसे 35 डेज में है, कभी 40 डेज में है, बीच में फिर उसके बाद ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, 2.5-3 महीने तक नहीं आया। तो उसने पहले पहले एलोपैथ में दिखाया था, तो वहां पे वही टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ था, पीसीओडी अल्ट्रासाउंड में दिखा था। तो उसने अपनी वही एलोपैथ वाली मेडिसिन स्टार्ट की थी, जिससे उसका वेट लगातार बढ़ने लगा। वेट बढ़ा, प्लस उसके यहाँ हेयर्स आ गए थे माउथ, मतलब मुंह के पास, और क्या बोलते हैं कि उसको बहुत ज्यादा
वेट बढ़ने से चेस्ट वेस्ट भी बढ़ने लगा, तो उसको बड़ा अनईजीनेस था, पेट भी बहुत भारी भारी रहता था। तो उसने अपना LFT करवाया, खुद से ही करवाया, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला था। तो वो भी सब गड़बड़ आया। तो फिर जब वो मेरे पास आई तो उसका LFT गड़बड़ था, PCOD था, ET भी बहुत ही कम थी। फिर वही ट्रीटमेंट आपने जैसा जैसा बताया वैसे वैसे किया, तो अभी उसको पीरियड्स आए थे 29 को, 15 को आए थे लास्ट मंथ, उसका 29 को आए। लेकिन अभी वो और चीजों में बहुत सही है, मतलब उसका वेट कम हो गया है, कंसंट्रेशन कहीं भी बहुत अच्छा बनता है, लगातार उसका क्षीर वाला का नस्य चल रहा है। तो काफी चीजों में बहुत रिलीफ फील कर रही है वो। और जी। अभी 101 शतपुष्पा और जो आपने भेजा था उसकी वस्ती चल रही है, उससे पिचू भी रख रही है, साथ में पुष्प धनवा रस भी चला। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, पुष्प धनवा रस का कितने टाइम तक कंटिन्यू कर सकती हूँ? 42 डेज दीजिए, फिर ब्रेक करिए, फिर 40 स्वर्ण कल्प भी है और रस कल्प भी है ना। 42 डेज दे के 7 दिन 10 दिन ब्रेक लेके फिर से कंटिन्यू करिए। अच्छा, तो सर उस सर टेस्टोस्टेरोन जो उसका बढ़ा हो उसके लिए फिर वो और क्या पुष्प मेडिसिन? धनवा रस ही ठीक करेगा, पुष्प धनवा रस और फल घृत बैलेंस कर देगा, इतना हाँ, तो बढ़िया दवा। फलगृत भी उसका लगातार चल रहा है और पुष्प धनवा रस भी चल ही रहा है। अब ब्रेक कर दूंगी फिर बीच में। हाँ, लगभग हाँ 42 डेज हो गए होंगे उसे, तो थोड़ा 45 के 10 दिन आसपास। 7 दिन ब्रेक करिए, फिर से चलाइए। जी सर। अच्छा सर और मैम, आप फिलहाल बहुत अगर, हाँ बोलिए बोलिए, आप कंप्लीट करिए फिर मैं पूछता हूँ। सर, पिछली रखने से भी ना वो बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही है, ऐसा उसे लग रहा है। अच्छा ठीक है मैम, आप क्या क्या दवाई दी थी एक बार थोड़ा बताएंगे, ऐसे केस में जो पीसीओडी रहता है, हिर्सुटिज्म रहता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, मेंसेस नहीं आते, एमेनोरिया रहता है, उसमें स्टार्टिंग आपने क्या दवाई दिया, थोड़ा लोगों को बताइए सबको। सर स्टार्टिंग तो दीपन पाचन से ही की थी, जैसा आप बताते हैं। आरोग्यवर्धिनी दी थी, त्रिकटु दिया था, हिंगवाष्टक दिया था, और उसके साथ साथ ग्रंथिरज फॉर्मूला जो आप बताते हैं वो दिया था, कुबेराक्षवटी दी उसे। मतलब कोई चीज बंद करके शुरू करना, इससे तो धीरे धीरे करके दी। कुमारी आसव, दशमूला रिष्ट, बीच पत्रांगासव भी दिया था, तो ऐसे चेंज कर करके दी। और बीच में रजत प्रवर्तनी वटी भी थी। लेकिन सर जो आपकी वाली रजत प्रवर्तनी वटी है ना, उससे उसको पता नहीं, उससे उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हो रहा था। अच्छा। जैसे वो तो उसका पेट ना गड़बड़ हो जा रहा था बार बार। चावल के पानी के साथ जो आपने बताया था वैसे भी उसने एक दिन लिया, तो एक बार तो सही रहा। फिर बीच में एक बार और उसकी ईटी एकदम सही आई थी, तो तब मैंने दिया, तो उसको फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अच्छा तो सूट नहीं की मत शायद। दीजिए, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पोटेंसी है उसकी, तो मत दीजिए वो। हाँ सच, वो फिर मैंने नहीं दी थी। हाँ। कन्या लोहादी वटी दी थी। ऐसे बीच बीच में चेंज करके देती रहती थी, और बीच बीच में दीपन पाचन अभी भी सर मैं उसको बीच बीच में दीपन पाचन कर देती हूँ और विरेचन भी कर देती हूँ, क्योंकि हाँ। उसका लीवर का इशू भी हो जाता है। हालांकि वो मतलब उसको बताया था मैंने, प्राणायाम भी करती है, बाहर का खाना भी कहीं से बहुत कम कर दिया है। हाँ। लेकिन बीच में टाइम मैं थी नहीं, तो उस टाइम उसको ये थी कि ना मुझे भूख भी नहीं लग रही थी उस टाइम, और आप थे, मैं यहाँ पे थी नहीं, तो वो मुझसे मिल नहीं पाई। हम्म। तो उसने वैसे ही रहने दिया, दिखाया भी नहीं कहीं पे और। हम्म। तो बाद में जब मैं आई तो जैसे उसने बताया, तो मैंने कहा अच्छा एक बार टेस्ट कराओ, तो उसका लिपिड प्रोफाइल सब गड़बड़ हो रखा था। तो हम्म। मैं उसे बीच में दीपन पाचन देती रहती हूँ, थोड़ी अच्छा। थोड़ी टाइम करके। अभी तो सर उसका वही ग्रंथिरज फॉर्मूला चल रहा है, और 101 शतपाती शतपुष्प ऑयल जो आपने भेजा था उसकी मात्रा बढ़ती चल रही है लगातार। तो और मैम आपको ऐसा लग रहा है कि उसका बॉडी में स्नेहन की जरूरत थी, स्नेहन होने से स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति ठीक हुआ, वेट कम हो रहा है। वो खुद इतनी खुश है, उसके बाल झड़ना कम हो गए हैं उससे, अच्छा। और बाल शाइनी हो गए हैं। और वो खुद वो जो नस से ले रही उससे वो कही थी कि ना इससे पहले थोड़ा सा स्ट्रेस है उसका, मतलब फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि वो अलग, मतलब मम्मी उसकी अलग रहती है, अपने मायके में रहती है, तो थोड़ा सा वो भी था कि पापा से अलग रहती है, तो थोड़ा सा कुछ मतलब बन के दिखाना है, मम्मी के साथ रह रही, मम्मी जॉब करती हैं, 4th क्लास वर्कर हैं स्कूल में। तो उन सब चीजों से स्ट्रेस भी बहुत था, क्योंकि अब मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है। कभी अगर ऐसी चीजें सोचूं भी तो वो अपने आप ही दिमाग से चली जाती है, मतलब इतना पीसफुल माइंड हो गया है। अच्छा मतलब उसके हॉर्मोन्स जो है वो सब नस्य से और शतपुष्पादि तेल के बस्ती से बैलेंस हो रहे हैं धीरे धीरे। जी सर, जी सर। हाँ।
तो मैम आपको ये चिकित्सा सही चिकित्सा लगती है क्या, जो आप कर रही हैं वो सही लगती है कि एलोपैथी वाली चिकित्सा सही लगती है आपको? सर अब तो मुझे यही चिकित्सा सही लगती है, आयुर्वेदिक। मैं अभी आयुर्वेदिक सर आपके यूट्यूब चैनल से सुन के ही मैंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट की, और अभी लास्ट ईयर से ही स्टार्ट की है, लास्ट ईयर जुलाई से स्टार्ट की थी, तो शायद उसके बाद अक्टूबर से मैं जुड़ गई थी आपके साथ। तो अब तो मैं खुद भी बहुत चीजें फॉलो करती हूँ, मुझे लगता है कि इफेक्टिव है। तो आप मतलब यही काम करने के लिए आई हैं दुनिया में, अच्छे से आयुर्वेदिक चिकित्सा देंगी। और मतलब जो हार्मोन बैलेंस हम लोग करते हैं वो एलोपैथी का इंजेक्शन टैबलेट नहीं कर सकते, हम लोग कैसे नेचुरल वे में ठीक करते हैं। हाँ तो यही ये ना? चीज है, लेकिन एक चीज ये भी ना सर, मतलब कुछ पेशेंट होते हैं जिनके पास इतना पेशेंस होता है, वो ना ज्यादातर लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। और जी। लेकिन जिसके साथ होता है, जैसे अभी ये जो बच्ची मेरे पास है इस टाइम, ये पीसीओडी वाली, क्योंकि ये हाँ। एलोपैथ ट्राई कर चुकी है, और इसके एज ग्रुप के और भी लोग हैं जिन्होंने एलोपैथ भी ट्राई किया, इवन होम्योपैथ भी ट्राई किया, हम्म। लेकिन रिलीफ किसी को नहीं मिला है। तो जब उसे रिलीफ मिल रहा है तब वो आ रही है ना, तो ऐसे हर किसी में इतना पेशेंस नहीं होता है सर ना। नहीं ऐसे नहीं है अभी। थोड़ा सा ये चीज अभी आपकी ये पेशेंट ने पेशेंस रखा ना, विश्वास रखा, टाइम दिया, अभी तो। जनरली, और पेशेंट आता है ना, हर किसी को चाहिए कि एकदम जल्द मैं आऊं, और जैसे वो लोग चाहते हैं एलोपैथ में, जैसे वो लोग जाते हैं और उनके ये सिम्टम हो रहे हैं, तो उनको फटाफट सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाए। तो जैसे दीपन पाचन से स्टार्ट करती है, तो मैं हम सबको बोलती हूँ कि 5 दिन तो मैं आपको दीपन पाचन दूंगी, और उसके साथ में मैं और भी मेडिसिन जैसे ऐड करती हूँ जो उनके सिम्टम्स हैं उस हिसाब से। तो लेकिन फिर भी बहुत से पेशेंट का होता है कि नहीं, हमको रिलीफ नहीं हुआ, हमको रिलीफ नहीं हुआ, क्योंकि नहीं तो उनको ये उनको लगता पूछिए कि टेम्पररी चाहिए कि परमानेंट। टेम्पररी चाहिए तो एलोपैथी जिंदाबाद, परमानेंट चाहिए तो टाइम लगेगा लेकिन ये जड़ से बीमारी निकालेगा। हाँ सर, समझाती तो हूँ लोगों को, लेकिन अभी जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो जगह इतनी डेवलप भी नहीं है। कोई बात नहीं, हरिहर सर से आप हरिहर सर के पास देखिए, वो हाईवे है और छोटा सा गांव है, 2-3 हजार लोग हैं, तब भी सर कितना अच्छा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई बात हम्म। नहीं आप। हाँ, मैं भी जैसे जॉब के साथ कर रही हूँ तो ठीक है, मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन है, मेन चीज ये है। हाँ। लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा भीड़ हो और मैं सबको ना देख पाऊँ। भले ही हाँ। मेरे पास 4-5 पेशेंट आए, लेकिन वो क्योर हो सही से। हाँ वही तो, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाना है। हाँ सर, क्वालिटी वाली बात है। हाँ बहुत अच्छा कर रही है मैम। सर, हाँ सर पूछो। हाँ पूछिए पूछिए। पुष्प धनवा रस और नष्ट पुष्पांतक रस कब हाँ, कब देना चाहिए? नष्ट पुष्पांतक रस सर हम ज्यादातर तब देते हैं जब ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवा बन ही नहीं रहा है, एएमएच कम है, इनफर्टिलिटी है, तब। इनके केस में क्या था कि मेंसेस नहीं आ रहा था, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति थी। और मेंसेस न आने से आर्तव जो है वो ऊपर जाके पूरे बॉडी का ऐसे मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ा के वेट बढ़ा रहा था, और हार्मोन्स को इम्बैलेंस वहां यहाँ पे आर्तव स्त्रोतस की दृष्टि दिख रही थी। तो हम नष्ट पुष्पांतर रस क्यों दिया, उसका ओवोल्यूशन तो हो रहा था लेकिन रास्ता ब्लॉक था पूरा, इसलिए वहां देने। इनफर्टिलिटी का केसेस जब रहते हैं जब मेंसेस आ रहे हैं लेकिन एग बन ही नहीं रहा, या वो फुल फुल मैच्योर ही नहीं हो रहा है, या फिर वो रप्चर नहीं हो रहा है, रप्चर होके वो निकल नहीं रहा है फेलोपियन ट्यूब तक, तब हमें नष्ट पुष्पांतक रस देना है। और साथ में रप्चर करने के लिए लक्षुणादिवटी, चित्रकादिवटी कुछ टाइम तक देना पड़ता है, और नस्य अदरक स्वरस का नस्य वो देना पड़ता है। बराबर है ना जो मैं बोल रहा हूँ? हर पेशेंट अलग और होता है सर, फिर इसलिए फिर दवाइयां सेलेक्ट करना पड़ता है हर पेशेंट बहुत का। अच्छा हुआ। और पुष्प धनवा? पुष्प धनवा रस एक ऐसा रसायन द्रव्य है जो स्त्री शुक्र और पुरुष शुक्र को बलवान बना देता है। मतलब शुक्र व स्त्रोत स्त्रियों में भी है पुरुषों में भी है। तो और हमने कल जैसे पढ़ा था कि वो प्रजापात उत्पादन में भी सामर्थ्यवान बनाता है और पूरे बॉडी में रीजनरेट करता है। तो बहुत सारे पेशेंट जो रहते हैं उनमें फेलोपियन ट्यूब के अंदर के सेल्स जो है, लॉन्जिट्यूडनल सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स, जो फेलोपियन ट्यूब का जो है हिस्टोपैथोलॉजी, उसमें डेवलपमेंट नहीं है, या ओवरीज अच्छे से नहीं बनी है। तो अगर ओवरीज अच्छे से नहीं बनी है तो वो एग बनेगा कैसे, मतलब फॉलिकल कैसे बनेगा, या एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, ये लेयर्स ही नहीं बने हैं। या हॉर्मोन्स का ये जो बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म,
वो जो HPO एक्सिस है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, उसमें पूरा हार्मोन्स बिगड़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, उसको अच्छा करना है। मैं मॉडर्न की भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन अब आयुर्वेद में बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में आर्तव स्त्रोतस अगर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो या तो वो हो सकता है कि केदार कुल्य न्याय, खले कपूत न्याय और क्षीरदधि न्याय से पोषण नहीं हुआ है, या बीमारी की वजह से वो वीक हो गया है, तो उसमें पुष्प धनवारस बहुत अच्छा काम होता है। पुरुषों में भी जो गैनकोमेस्टिया होता है, मतलब वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है विकृत रूप से, उसमें भी फलघृत, क्योंकि शुक्र जो है विकृत शुक्र स्तनों के ऊपर जा रहा है, उसमें भी पुष्प धनवारस और फलघृत देने से गैनकोमेस्टिया बहुत अच्छा। और उसमें और भी यकृत पे काम करने वाली मांसपचक मेदोपचक वो भी देना पड़ता है कंडीशन के हिसाब से, लेकिन पुष्प धनवारस सारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर देता है। ऐसा प्रैक्टिस से और रिसर्च से पता चला है। बराबर है। ऐसा। हाँ, हाँ मेरा पुष्प धनवा रस पे लेक्चर है, आप वो सर से मांगिए, वो दे देंगे। मतलब हाँ, सुना है, 2-3 बार सुना है, लेकिन हाँ, हम लोग दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, नहीं तो देना रसायन भी है देना ना। पड़ता है ना सर, कभी कभी अगर वो एग ही नहीं बन रहा है, एग रिजर्वायर कम है, जैसे लेट शादियां हो रही है, 40 साल में शादी हो रही है किसी लड़की की, तो उसका एग ही नहीं बन रहा है, अनओव्युलेटरी साइकिल आ रहा है, मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा है लेकिन साइकिल आ रहा है, उसमें हमें नश पुष्प अंतक रस ही देना पड़ता है पुष्प धनवा के साथ। पर सर नस्यों उनको देना है, मान लोगे तो नस से हर पेशेंट को देना है, दुनिया में हर अदरक पेशेंट को देना है। अदरक स्वरस का कितना दिन देना चाहिए, वो कि जिनको 15? रप्चर नहीं हो रहा है, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन का पीरियड है 9 to 14 डे, है ना, वो इधर उधर 1-2 दिन हो सकता है, तो उसमें वो ओवुलेशन के बाद रप्चर होना चाहिए, तो उसके लिए अदरक सोरस से देने से वो स्टिमुलेशन मिलता है, तो हो जाता है। 15 दिन दे दे। दे दीजिए। और अदरक सोरस नहीं ले पाते तो घृत को सिद्ध करके वो दे देना से। हाँ वो तो सही। आजकल इनफर्टिलिटी का कंडीशन इतना बढ़ गया है ना, लोग IVF सेंटर पे जा रहे हैं, अगर आयुर्वेद से करें ना तो इतना अच्छा होता है ना सब, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। जी, और किसी को कुछ बताना है बता सकते हैं। मैं जो भी बताता हूँ सब प्रैक्टिकली बताता हूँ, प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे होता है इसलिए। चलिए, शशि तिवारी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं आपके पेशेंट का रिलेटेड, या डॉक्टर जागीर सिंह जी, हनुमंत राय जी, कुछ बोलिए। हाँ, शशि मैडम। सर ये गुड इवनिंग सर, एक चीज पूछनी थी, जो काफ मसल्स वगैरह में पेन होता है नॉर्मली तो अपने को पता था कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, मलबद्धता, उनके साथ में तकलीफ होती है, लेकिन कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं, या मान लो किसी ने जर्नी किया या ज्यादा खड़ा रहा या वीकनेस बहुत ज्यादा होती है तो होता है, लेकिन ये सारी वजह नहीं रहे तो भी काफ मसल्स में काफी ज्यादा दर्द है, तो उसके पीछे का क्या हेतु निकलेंगे, क्योंकि पेशेंट का हेतु कुछ खास निकल नहीं रहा है। हाँ ये है कि वो थोड़ा सा आदत है, मतलब स्ट्रेस्ड पेशेंट है, मतलब हर चीज को ज्यादा करके सोचना, ये सब चीजें हैं। तो क्या उसको पिंड को द्वेष्टन हो रहा है, मतलब स्पाजम आ रहा है उसको, हाँ जी सर, पेंडिकोडियस्टम है वही। तो उसका मल वेग रोक रहा है, वेगा न धारित न उदीरित, या तो उदीरन कर रहा है जबरदस्ती, जबरदस्ती सर निकाल रहा है पूछ या रोक रहा है। सर पूछा तो सब है, डिटेल हिस्ट्री भी ली है, उन सब में उसने डिनाई किया हुआ है सारी चीजों में। ठीक है, तो दिनचर्या एक तो देखना है, मैं एक हेतु पे लेक्चर लूंगा, फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। तो ठीक है ना, अगर किसी भी कारण से उसको हुआ है तो वहां पे स्नेहन करिए आप, महानारायण तेल या कोई भी कुट्टम वो चुक्की आदि तेल। बताया ऑयल से मसाज करने के लिए, थोड़ा सा गर्म करने हाँ, करके। मांसगत बात ही तो है ना, तो वहां हाँ वायु को शमन करने के लिए बस्ती दीजिए, या फिर तेल का अभ्यंग करिए, जितना अभ्यंग होते रहेगा उतना वो, अभ्यंगम आचरनेतम स जराश्रम वातः, वायु को वो ठीक करता है, वातः है वो। हाँ, तो वो भी बोला सर, बस्ती भी, बल्कि मैंने उसके हस्बैंड को सिखा दी थी, तो हाँ, बस्ती भी दे रहे हैं, बीच बीच में हो जाता है कि अग्निमांद उसको हो जाता है, तब मैं मना कर दिया है कि कभी भी डाइजेस्टिव फायर लो रहेगी तो बस्ती नहीं देना है। तो लोकल तो मैं बताया हुआ कि भाई देखो, लोकल आपको करना पड़ेगा और लंबा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक दो सिटिंग करोगे और आराम आ जाएगा, मतलब अभ्यंग जो है, अभ्यंग तो करते रहो, करना जी। पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो तो मुझे वही था कि हाँ, उसमें और मेन हेतु क्या होता है, नहीं, क्योंकि हेतु ऐसे हेतु आपको और एक बार में पेशेंट नहीं बताता है, वो सेकंड थर्ड फॉलोअप में जब आएगा
तो आप उनका मिर्ची खाने का प्रमाण पूछिए, कितना मिर्ची खाते हैं, कितना टेंशन लेते हैं, कितना घर में सामंजस्य है। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी के घर में कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, द्वेष है बहुत ज्यादा, मन स्थिर नहीं है, काम शोक भयात वायु। तो हम्म। वायु का ये भी तो मानसिक कारण भी तो है ना, वो हो सकता हाँ है। सर वो है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, पेशेंट जो ये जो मेंटल रीजंस होते हैं ना उसको वो मानते ही नहीं है। तो वहां से तो मुझे पता है कि भाई विषाद रोग वर्धना नाम है ही, और वो स्ट्रेस लेवल तो रहता ही है लोगों में, और अपने सराउंडिंग के साथ इंसान सामंजस्य नहीं बना पाता, उसी वजह से ही स्ट्रेस होता है। और फिर पेशेंट पूछता है मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। मेरा तो वही रहता है, आप जितना खुश रहोगे, जितना फॉलो करोगे, उतने जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तो ये हालांकि इसमें मांसपाचक मेदोपाचक का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, और लोगों में आया भी, इस पेशेंट में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि ये सब सारी चीजें करवा दी है बस्ती, इसीलिए मैंने सिखा दिया उसके हस्बैंड को कि आप बस्ती दे दीजिए। कल मैंने बल्कि उसकी कटी बस्ती भी करी थी। तो कटी बस्ती, क्योंकि उसकी कमर में भी प्रॉब्लम है, मतलब उसको सियाटिका टाइप की भी तकलीफ है, लेकिन हाँ, तो मेन ये आपको मिला ना, sciatica टाइप है, मतलब उसके कमर से जो साइटिक नर्व है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस हो रही है। तो क्यों कॉम्प्रेस हो रही है? वो क्या ज्यादा वजन उठाने का काम था, या कुछ ना कुछ तो है ना, वायु तो है। उसके प्रेगनेंसी पीरियड में हुआ था, ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो मैंने बल्कि बताया कि प्रेगनेंसी में जैसे कई बार होता है, यूट्रस एक तरफ ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लेग पेन की शिकायत करते हैं, तो प्रेगनेंसी डिलीवरी होते ही सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और बाद में उसका सीजर हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, लेकिन उसका दर्द आज तक नहीं गया, जबकि बच्चा उसका 6-7 साल नहीं, का तो हो उस गया। टाइम पे जब डिलीवरी के बाद सूतिका परिचर्या करते हैं, या गर्भिणी परिचर्या, मतलब वो जैसे ही डिलीवरी हुआ उसके बाद में ठंडे पानी में हाथ डाल के काम करने लगी। अब ये सब सारी चीजें तो सर पता करनी पड़ेंगी। मतलब हाँ, मेजोरिटी चीजों में उसने ना किया था, हाँ सामंजस्य उस लेवल पर नहीं है, मतलब वो सामंजस्य ऐसा है कि फिजिकल लेवल पर दिखता है पर मेंटल लेवल पर नहीं है। तो मैंने उसको बताया भी था कि अगर मेंटल लेवल पर सामंजस्य नहीं रहेगा तो तकलीफ हमेशा आएगी। वो हाँ। चीजें तो हैं। तो मैं चलिए ये सर और भी पूछूंगी, इसमें आपको चिकित्सा बताऊंगा। हमें वायु का ही करना है, स्नेहन जी करना है, दीपन पाचन लोमन करना है, ये सब करना है, लेकिन हेतु निकालना है तो एक सीटिंग में पेशेंट नहीं बताते। कभी कभी 3-3 महीना के बाद बताते हैं, उनको जब लगता है हाँ। कि डॉक्टर अच्छे हैं तब वो हमें हेतु बताते हैं। जी सर, थैंक हाँ। यू सर। एक बार में नहीं बताएंगे, आप कभी भी देखा, एक बार में नहीं बताएंगे हेतु पेशेंट हाँ को। सर होता है, मेरी एक पेशेंट कभी नहीं बताती थी, बता तो रहा है उसकी, तो मैंने कुंडली देखकर हेतु निकाला था। तो मैंने कुंडली देखकर बोला, तब उसके हस्बैंड ने बोला हाँ इतना इतना मिर्ची का अचार खाती है, क्योंकि वो अच्छा, एक्चुअली तो मिर्ची का बोलती थी। अचार। अच्छा। हाँ वो मैंने 8 हाउस में चुन उसके मार्क्स था, तो मैंने कहा कुछ तो वजह होनी चाहिए, तब मैंने बोला, मैंने कहा तुम मिर्ची खाते हो, तब उसके हस्बैंड ने बताया कि आधा आधा कटोरी मिर्ची का अचार खाती है। हमने कहा इसी वजह से। तो सर उसको रक्त दुष्टि बहुत ज्यादा थी, और मैं सोचू मेरे से बोले कि जो आप बोलते हो मैं वही सादा खाती हूँ। मैंने कहा जब सब कुछ खाती पीती तो फिर इस तरीके से जब हो तब 3-4 महीने पर तो रक्त दुष्टि हो जाती थी। तो फिर बाद में पता चला कि हाँ खाते ही थे, तो मैंने कहा भाई यही तो बंद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं सर जो सॉसेज वगैरह बहुत खाते हैं डेली खाने में, सॉस खाएंगे, अचार खाएंगे, चटनी खाएंगे, मतलब उनको खाने के साथ में वो डालना ही डालना है। तो ऐसे पेशेंट ओल्ड एज के भी रहे तो भी उनको क्रॉनिक यूटीआई वगैरह सारी चीजें बनी रहती हैं, बदन में दाग रहता है। ये तो मैंने अपने पेशेंट्स में ही देखा है, और आप पूछेंगे ना तो बोलेंगे ना जी मैडम आप तो कुछ खाने नहीं देते हो, हम तो बहुत सादा खाना खाते हैं। और खाते नहीं है सादा, मतलब अचार चटनी सॉस को वो इंक्लूड ही नहीं करते खाने में, वो तो चाहे जब जितना खाओ। तो ये तो हेतु रहते हैं। तो उनको कौन बताएगा कि ये अपथ्य है? वो तो हमें सर निकाल आप के उनको बता के समझाना। दोगे ना, वो मानते नहीं है, होता क्या है कई बार उनके पार्टनर आकर बताता है कि ये करती है ये, या ये करता है ये, प्रॉब्लम यहाँ से आती है ना। अब पेशेंट कहाँ बताते हैं, पेशेंट तो पेशेंट बस कभी ये नहीं बोले। बताते। पेशेंट ना बाहर जाके वड़ा पाव खा के आएंगे, कुछ भी खा के आएंगे, वो मानने नहीं करते कि उनकी कोई गलती है। सर जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार अभी मैंने किसी को बोला संसर्जन क्रम सही से फॉलो करने को, तो उसने क्या किया था, आज विरेचन हुआ, कल जाकर छोले भटूरे खाकर बंदा आया था। तो हमने कहा भाई जब मतलब संसर्जन क्रम में छोले भटूरे खाएगा इंसान तो क्या होगा। तो अभी मैं सबको बोलती हूँ कि प्रॉपर पंचकर्म अगर करा रहे हो तो संसर्जन क्रम फॉलो करने के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर रहिए, तब कराना है। और संसर्जन क्रम नहीं फॉलो होगा तो फिर पंचकर्म कराने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हरिहर सर ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आप फॉलो कर सकते हैं 7 दिन, मूंग दाल के पानी पी के, तब आप करो। घी खा सकते हो तो करो, नहीं तो मत करो। ऐसे ही बोलते हैं सर। जरूरी है सर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या नहीं, होता है कि चरक में इसको साफ बोल साफ देता लिखा हूँ है ना। सर। हाँ, क्या बोलते हैं आप?
मैं बोल देता हूँ कि जो आईसीयू में जाना है तो खा लेना, नहीं जाना है तो नहीं खाना, पूरा कंट्रोल कर देना। ये सही तरीका है सर। ऊपर सच अगर में मानो कि आपने कुछ खाया, फिर से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको यहाँ नहीं आना, कभी कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। सर हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ था। उसका एक पेशेंट था, उसने नहीं माना, मतलब कि ड्यूरेशन के अगले दिन कुछ खा लिया था ऐसे ही शायद बारी थी, उसको सच में आईसीयू में एडमिट होना पड़ा था। इतनी बुरी हालत मची थी। तो क्योंकि होता है आप ये मेरे भी ज्यादा प्रैक्टिस प्रेशर में देंगे तो ही, सर उनको ज्यादा प्रेशर देंगे तो ही वो खाने का बंद करेंगे, मेरे नहीं तो प्रैक्टिस में एक ऐसा केस आया था। हाँ किया हो तो उसको ज्यादा भूख भी लगती है, ज्यादा खाने की इच्छा होती है, और जो कुछ भी खाने लग जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसको डराना तो पड़ता है। हाँ नहीं सर, डराने वाली बात नहीं, रियल में भी इस तरह के केसेस फंसते हाँ, हैं। मैं और जब बताता इस हूँ तरह के कुछ। मैं कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। मेरे पास एक और जो हमारे सर बोलते हैं ना कि रिलेटिव को नहीं देना, जो ऐसे क्लोज जो लोग हैं आस पड़ोस के, या हाँ मम्मी के फ्रेंड्स हैं, उनको इलाज नहीं करना चाहिए, वो बदनाम करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मेरे स्कूल के क्लासमेट की बहन आई मेरे पास। तो उसके चेहरे पे बहुत पिंपल्स थे। तो उसको मैंने वमन दिया और संसर्जन क्रम बता दिया कि पहले दिन मंड पीना है, फिर पेया पीना है, सब ये बता दिया। उसने क्या किया, वमन किया, और उसके बाद उसका मन खराब हो रहा है। तो वो अपने भाई को ले गई जो मेरा क्लासमेट है। तो कुछ पैसा तो देना नहीं है, फ्री में करना था। तो उसको कुछ वैल्यू नहीं था। उसने क्या किया, जाके वहाँ समोसा में जो टोमेटो सॉस है ना, वो डाल के और कोका कोला पिया उसने। और फिर उसके बाद वो खाती रही ये सब चीजें, जंक फूड खाती रही, कच्ची दाबेली, फिर मिसल पाव, और ज्यादा टेस्टी टेस्टी खा रही थी। तो उसको क्या हुआ, 7 दिन बाद पिंपल्स ना पूरा चेहरा पे आ गए, भर गए पूरा, ऐसे मोटे मोटे हो गए। और उसने क्या किया, एक तो मैंने फ्री में इलाज किया, मैं, और उसने फॉलो नहीं किया और पूरे सोसाइटी में फैला दिया कि इसने ऐसा इलाज किया कि पूरा पिंपल्स बढ़ा दिया। फिर मुझे जो लोग मिलते थे वो बोलते थे कि क्या इलाज किया, कि पिंपल्स बढ़ा दिया, क्या इलाज किया। फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ। मैंने ये नहीं बोला कि क्या गलत है क्या नहीं, मैंने पूछा वमन किया, उसके बाद क्या क्या किया बताओ, सब लिख के रखता हूँ। सब लिख के रखा। तो ये सब हेतु मिला, तब मैंने उनको समझाया कि आपको करना ही नहीं चाहिए ट्रीटमेंट। अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो क्यों करके, बदनाम करना है तो आप करो बदनाम, लेकिन वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने गलत किया है। ये अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपका ठीक ही नहीं होगा। फिर उसकी बहन ने वो एक्सेप्ट किया गलती, उसने फिर 3 महीना फॉलो किया, फिर मैंने दवाई दिया तो वो ठीक हो गए। एक और केस था, एक पेशेंट को ना ब्रोंकियल अस्थमा था। तो वो पंप लेते थे, साल्बुटेमॉल एस्थिलीन का पंप लेते थे, और उनको हमेशा सांस फूलता था। और वो मेरे मम्मी के फ्रेंड के हस्बैंड थे। तो वो आए, तो उस टाइम पे मैं फ्री में इलाज करता था, मैं पैसा नहीं लिया, उनको वमन कराया, संसर्जन क्रम बताया। 7 दिन तो उन्होंने पूरा फॉलो किया, पूरा लिक्विड पे रहे, पूरा अच्छे से किया। 8वें दिन उनकी वाइफ ने कहा कि अरे आपने कुछ नहीं खाया, पहले घी खाया, फिर उसके बाद उल्टी किया, 7 दिन कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने 15-20 रोटियां बना दी उनके लिए कि खाओ। इतना खाया उन्होंने, इतना खाया, जैसे हम आकंठ प्राशन कराते हैं, उतना उन्होंने चपाती और सब्जी ये सब भरपेट खा लिया कंठ तक। अब उनको सांस फूलने लगा। फिर उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। आईसीयू में एडमिट करना पड़ा तो वो कोई तो अलग ही तरह का हॉस्पिटल था, वहां उनकी घड़ी चोरी हो गई। फिर वो डॉक्टर ने मैनेज किया उनको, फिर लेके आए। उसके बाद में वो अब वो इंसान भी कुछ अजीब तरह का था। छत पे गया, और छत में ऐसे कवर नहीं लगाया था, मतलब जो साइड में दीवार होती है वो नहीं था। तो वो ऊपर छत पे 2 तल्ले पे जाके और वहां से यूरिन कर रहा है। मतलब कुछ तो अजीब तरह का था। और वो करते करते, सोते सोते, नींद में वॉशरूम में ना जाके ऊपर छत से कर रहा है, और वो वहां से धप से गिरा नीचे। फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। तो उनके घर में 3-4 महीने ऐसे प्रॉब्लम था, फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो उसने मेरे को फिर बदनाम किया कि हम जब से इनके पास गए हमारा दुर्गति शुरू हो गया। फिर मैंने उनको फिर बुलाया, मैंने पूछा कि वमन किया था तो उसके बाद क्या क्या किया। और वो मेरे पेशेंट बता भी देते हैं, उनको मालूम नहीं था कि मतलब मैं क्या हेतु निकाल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वमन होने के बाद, संसर्जन खत्म होने के बाद 15 से 20 रोटियां खा लिया था उसने। इतने दिन का खाना एक ही दिन खाने से सांस नहीं फूलेगा क्या। ऐसे ऐसे प्रज्ञा प्राप्त करते हैं। बहुत मजा आता है पेशेंट का सब सुन के, बहुत मजा आता है। वो तो है सर, वही तो मैं बता रहा हूँ। मेरे पेशेंट थी, हमेशा चिल्लाती रहती थी, मेरे बदन जलता रहता है, ये होता है वो होता है, खाती मैं ज्यादा हूँ। फिर उनके हस्बैंड ने बताया, मैम मेरे घर आ जाओ, देखो कितने सॉस कितनी चटनी कितना अचार खाती है वो।
फिर लेकिन मैंने मैम के सामने कभी नहीं बोला कि मैम आप खाते हो, मतलब हस्बैंड ने बताया, मैंने कहा मैम कोई चीज नहीं खाना है, ऐसे ऐसे खाना है। तो ये होता है, ये भी सर एस्ट्रोलॉजी से निकल जाता है मतलब। और वो क्या बोलते हैं मालूम है, इनकी दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ। ये नहीं बोलेंगे कि जब 7 दिन कुछ नहीं खाया तो 20 रोटियां खाने के बाद उसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये मानने नहीं करते हैं। और कोई 7 दिन कुछ नहीं खाया तो एक ही बार खाने से उसका कैसे होगा? ये तो नॉनसेंस वाली बात है ना, कॉमन सेंस नहीं है क्या? धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ना। तो सर अभी तो समझ में आता है, बोलना नहीं चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना, असत्मेंद्र संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, तो परिणाम हो गए जैसे आज आप पढ़ा रहे थे, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तो प्रज्ञा अपराध क्या है, आपको पता है कि क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, और आप करते रहते हो। अब जैसे आप बोल रहे हो कि आपके अंदर ताकत नहीं है, मान लो कोई पेशेंट कह रहा है मेरे अंदर ताकत नहीं है, वो पता है 24 घंटा बीमार होने पर फोन पर लगा हुआ है, तो बोलने में कितनी ऊर्जा खत्म होती है। लोगों को बात ही नहीं समझ में आती, आप बोलते रहो। तो और खास करके घर वालों को बोलो तो घर वालों को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो ये तो प्रज्ञा अपराध है, और और प्रज्ञा अब अपराध अभी की सजा हम ज्यादा बड़ी होती है। अभी जो लेक्चर हुआ ना उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक करने गया, तो मैंने देखा कि यहाँ हमारे इधर इलाहाबादी समोसा, इलाहाबादी ये पकोड़े, इस तरह का स्टॉल लगा है। और इतना भीड़ लगा है ना, इलाहाबादी पकोड़ा और समोसा खाने का भी सीजन है क्या? लेकिन लोग खा रहे हैं। सर लोग खाने के पीछे सबसे ज्यादा फूड इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही है। फूड इसलिए इंडस्ट्री जितना ग्रो हॉस्पिटल भी करेगी, भरे पड़े हैं सब। हाँ तो उतना ही हम लोग ग्रो करेंगे। मैं आपसे यही तो करने वाली थी। अभी समोसा पकोड़ा इतना खा रहे हैं लोग। अभी सीजन है क्या? गर्मी का सीजन है, गर्म है पूरा। लेकिन खा रहे हैं लोग, बीमार पड़ रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया तो उसका साइड इफेक्ट बोलेंगे। क्या खा रहे हैं पी रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। वो तो उनका शौक है खाने का। ऐसा है। वो तो है सर, इंसान को यही नहीं समझ में आता है ना। इंसान को जिस दिन ये समझ में आ जाए कि मैं प्रोफेशनल साफ साफ बोलती हूँ कि जो आप खाते हो, जो आप सोचते हो, जो उठते बैठते हो, उसके अलावा बता दो आपकी बॉडी में जाने का कोई और ऑप्शन हो तो मैं मान लूं। तो फिर वो शांत हो जाते हैं। मैंने कहा यही 3 वजह होती है, चाहे आप जो खाएंगे, जो सोचेंगे, जितने बजे सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, जो करेंगे, उसके अलावा तीसरी वजह नहीं है। लेकिन लोगों के थॉट रहता है जैसे मैंने दारू आज पी तो मेरे को कल ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मैंने अल्कोहल आज कंजम्पशन किया, 1 महीने बाद तकलीफ हो रही, तो वो नहीं मानते कि हाँ अल्कोहल की वजह से ये चीज है, या हमने जो कुछ भारी खाया था, नॉनवेज खाया, या जो भी, मतलब हमारी अग्नि अगर नहीं साथ दे रहे तो खिचड़ी भी हमारे लिए भारी चीज है। तो ये बात नहीं समझ में आती लोगों को सर। जी सर, थैंक्स। हाँ डॉक्टर ये जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, सर ये जो मैडम ने बताया ना प्रज्ञा अपराध, वही बात मेरा याद आया बीएमएस का दिन का। जो एक श्लोक सर याद आया, क्या बोलूं सर? हाँ बोलिए, धी धृति स्मृति बोलिए। ये धृति स्मृति विभ्रंश कर्मजत कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराध तद विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। जी, इसका अर्थ भी बता दीजिए सबको। जब मनुष्य का धी यानी कि इंटेलेक्ट बोलता है, अरे और स्मृति जब विनाश हो जाता है, वो भेद स्मृति जब विभ्रंश हो जाता है, वो जो जो कर्म करते हैं उसे ही प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। वो प्रज्ञा अपराध से उनका जो शारीरिक दोष होता है, बात पित्त कफ वो दूषित होकर रोग उत्पन्न करते हैं सर। हाँ इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर ही है ना, उनको मालूम है कि हाँ। बहुधन तकलीफ देता है। तब भी क्या करेंगे? दही और चावल रात को खाएंगे। उसके बाद में बोलेंगे एक बार खाने में क्या होता है, फिर दूसरी बार भी खाएंगे, फिर तीसरी बार भी खाएंगे, फिर चाय पराठा खाएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। फिर उसके बाद तो फिर उनको पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ये सब तकलीफ हो गई ना। तो वो बोलते हैं ये क्या खाने से, तो ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। धी धृति स्मृति विभ्रंशा। धी मतलब बुद्धि, धृति मतलब धारणा शक्ति, और स्मृति मालूम है, और उसके बाद भी जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तो उसके वजह से बीमारी होता है। ठीक है सर। जी सर, थैंक ठीक है। मानसिक रोग होता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है। यू जी। अब हाँ सर हमारे सब याद आ जाता है, वो दिन जो पढ़ाई का दिन सब याद आता है। आज भी जो वर्ड आपने बोला, प्रज्ञा अपराध परिणाम और असत में इंद्रिय संयोग से रोग उत्पन्न होता है, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? महाजन सर?
बोलिए हनुमंत राय जी, कोई केस बताना चाहते हैं? अगर आप लोग को नींद आ रही है तो मैं सेशन बंद कर दूं? शशि मैम, सेशन बंद कर दूं क्या? शायद लोगों को नींद आ रही है। सेशन बंद कर देते हैं। हाँ सर, किसी कुछ नहीं बोलना है तो बंद कर दीजिए, कोई लोड नहीं है। हाँ, आवाज चली गई थी बीच में सर। कुछ बोलना है आपको? नहीं, आवाज चली गई थी ना, ऐसा बोल रहा था। हाँ, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर जी मिलते हैं। सर, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू।